वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम पढ़ेंगे गॉर्डन शेफर मॉडल, जो एक ऐसा मॉडल है जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गॉर्डन शेफर मॉडल ओपन एक्सेस रिसोर्सेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मॉडल फिशरीज के ऊपर बनाया गया है, यानी जो मछलियों के व्यापार के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, एक इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम बनाया जाता है, ये मॉडल उसको दर्शाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि मॉडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मॉडल किसने दिया था। हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट है, गॉर्डन शेफर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। गॉर्डन शेफर का ये एक बायो इकोनॉमिक मॉडल है। बायो इकोनॉमिक मॉडल यानी एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस देता है। तो ये मॉडल फिशरी इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया था, उसके ऊपर है। तो फिशरीज ये इतनी ज़रूरी क्यों है? फिशरीज दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी हैं। एक तो उनका जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी फिश इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है फिशरीज का, वो भी बहुत ज़रूरी है। इतने थाउजेंड्स ऑफ फिशरमैन हैं इस वर्ल्ड में, इस इकोनॉमी में, जो इकोनॉमिक्स के तहत फिशेस का व्यापार करते हैं। फिशरीज का एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अलग बिजनेस है। बहुत सारा इकोनॉमिक्स इस एक्वेटिक लाइफ से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे हैं। फिश, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो फिश मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, फिशरीज बोल रही हूँ, यहाँ पे सारे एक्वेटिक लाइफ की हम बात कर रहे हैं। तो चाहे वो कितनी भी वैरायटी ऑफ फिश या मरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हो जो इकोनॉमिक्स के लिए भी ज़रूरी हैं, यानी जिसका व्यापार हो सकता है, तो वो उसमें सी फूड और बाकी सारे एक्वेटिक लाइफ आ जाएगी, जो एक्वेटिक भी है बायोलॉजिकली और जिसका व्यापार भी हो सकता है इकोनॉमिकली, राइट। तो आज हम ये जानेंगे कि गॉर्डन शेफर ने इस मॉडल में एक्चुअल में क्या कहा था। तो सबसे पहले तो गॉर्डन शेफर ने फिशरीज के बारे में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया था जो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्चुअली एप्लीकेबल है। अगर हम फिशरीज का ग्रोथ देखें, ओके, अगर हम देखें कि ओवर टाइम हम पॉपुलेशन ऑफ फिशरीज, पॉपुलेशन ऑफ फिश के बारे में जाने कि कैसे ग्रोथ होता है, कैसी ग्रोथ होती है फिशरीज की इकोनॉमी में। तो पॉपुलेशन ऑफ फिश हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा। हम देखेंगे कि वील स्टार्ट, हम बिल्कुल यहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 से ऑलमोस्ट, और इस तरीके से कुछ हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सिस के पास जहाँ पे टाइम भी 0 से शुरू हो रहा है, वहाँ पे ग्रोथ भी फिश की या सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिनका व्यापार हो सकता है, उसकी ग्रोथ भी 0 से ही शुरू होती है। तो शुरुआत में लेट्स से हमारे पास मरीन इकोसिस्टम में कम फिश हैं, ग्रेजुअली उनका रिप्रोडक्शन होता है मरीन इकोसिस्टम में और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से फिशेस इंक्रीज हो जाती हैं और फिशरीज इंक्रीज होते होते यहाँ पे एक कर्व है जो ये दर्शाता है दैट एक इंक्रीजिंग रेट पे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है फिशरीज की। एंड फिर फाइनली फिर से एक स्लम्प आता है, कर्व फ्लैट हो जाता है ऊपर जाकर, जिसका ये मतलब है कि फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जब जितने भी एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशरीज हैं जितनी भी, वो इस प्लैनेट के लिए काफ़ी हैं। ओके, इस प्लैनेट के हिसाब से जितना पॉपुलेशन उस फिश का होना चाहिए, फिशरीज का होना चाहिए, वो इनफ है, एडिक्वेट है। उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी जो लाइन है वो दर्शाती है कैरिंग कैपेसिटी। सिंपल टर्म्स में कैरिंग कैपेसिटी का मतलब सिर्फ ये है कि प्लैनेट की कैपेसिटी कितनी है किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरी करने की, राइट। अभी हम फिशरीज की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि
प्लैनेट, हमारे प्लैनेट की कितनी कैपेसिटी है, हमारे मरीन इकोसिस्टम की कितनी कैपेसिटी है एक नंबर ऑफ फिशेस को या एक पॉपुलेशन ऑफ फिशरीज को कैरी करने की। तो हम ये एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ ठीक है, लगभग कुछ एक फिगर आ जाएगा यहाँ पे, जिसमें हम पता चल जाएगा कि जहाँ पे फिशरीज का बर्थ रेट डेथ रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब बर्थ रेट एंड डेथ रेट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल, एंड इससे ये फ्लैट कर्व हम देख लेंगे और इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हाँ इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए और इससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हो सकती, विच इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फिशरीज ऑन आर प्लैनेट। अब हमने ये तो समझ लिया, अब हमें ये जानना है कि गॉर्डन शेफर ने सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या कहा था, क्योंकि हम ये मॉडल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें बायोलॉजिकल और इकोनॉमिकल दोनों एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएं, और इसीलिए हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे इसी चीज को एक दूसरे कर्व से भी दिखा सकते हैं, राइट? तो लेट्स से कि हम वाई एक्सिस पे हम लेंगे वाई एक्सिस पे ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू, कितनी अर्निंग्स हो रही हैं हमें फिशरीज में, फिशरीज बिजनेस में, इस व्यापार में कितनी अर्निंग्स हो रही है इकोनॉमी को, वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं, एक तो हम ये पॉपुलेशन लेते हैं फिशरीज की, राइट? ओवर द टाइम पहले कम थी फिश, फिर ज्यादा हुई, फिर से कम हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक तो पॉपुलेशन ले लेंगे, पॉपुलेशन ऑफ फिश। उसके अलावा एक और चीज हम लेते हैं जिसको बोलते हैं हम फिशिंग एफर्ट, ओके, या फिर सिर्फ एफर्ट, फिशिंग एफर्ट। पॉपुलेशन ऑफ फिश, जब कम फिश है एक्वेटिक लाइफ में, तो क्या हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं? ज्यादा नहीं कर सकते। जब एक्वेटिक लाइफ में फिश कम है तो रेवेन्यू भी कम होगा, राइट? तो इसकी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी फिश की तो डेफिनेटली रेवेन्यू अर्न करने का पोटेंशियल बढ़ेगा और इकोनॉमिकली फिशरीज काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा। तो इसीलिए हम रेवेन्यू को पॉपुलेशन ऑफ फिश से पॉजिटिव रिलेशनशिप मानते हैं। ये कर्व है जो ये दर्शाता है, इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूं। तो ये जो कर्व है यू इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व, ये दर्शाता है कि ओरिजिन से शुरू होते हैं हम। पॉपुलेशन ऑफ द फिश पहले कम थी, फिर बढ़ी और उसके बाद ग्रेजुअली उसका डिक्लाइन हुआ। सेम वे में हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इकोनॉमी में फिशरीज का व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उसकी वजह से होने वाला बिजनेस भी एक्सपैंड होगा। तो ये रेवेन्यू भी बढ़ रहा है यहाँ पे और ग्रेजुअली फिर पॉपुलेशन डिक्रीज के साथ साथ रेवेन्यू भी डिक्लाइन होगा। तो ये कर्व ना सिर्फ पॉपुलेशन ऑफ द फिशरीज बताता है लेकिन टोटल रेवेन्यू अर्न्ड भी बताता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू हमने लिख लिया। अगर हमें ये पता करना है कि सस्टेनेबिलिटी हम मैक्सिमम कितना यील्ड कमा सकते हैं तो डेफिनेटली हमें कॉस्ट भी पता करनी पड़ेगी। कॉस्ट फिशरी बिजनेस में क्या होगी? कभी भी जब फिशरीज हमें नंबर ऑफ कैच पता करना है, कितने फिश हम कैच कर रहे हैं या कितनी नंबर ऑफ फिश का व्यापार हो रहा है, अगर हमें ये पता करना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने सारे बोट्स, शिप्स डिप्लॉयड हैं रिवर में, ओशन में, कितने सारे ऐसे शिप्स हैं, बोट्स हैं जो काम कर रहे हैं बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे। साइज ऑफ द शिप क्या है, फिर कितनी फिशिंग नेट्स हैं ओशन में जो फिश पकड़ रही हैं, मछलियां पकड़ रही हैं, राइट? इन सब चीजों को हम बोलते हैं फिशिंग एफर्ट। और ये सब कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं होता, ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट लगेगी, फिशरमैन की कॉस्ट, नेट्स की कॉस्ट, शिप की कॉस्ट, शिप में भी जाने वाले फ्यूल की कॉस्ट, इन सारे टेक्निक्स की कॉस्ट लगेगी और इसीलिए उसको बोलते हैं फिशिंग एफर्ट।
फिशिंग एफर्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉस्ट से, और इसीलिए हम एक कॉस्ट कर्व बनाएंगे जो डायगोनली स्ट्रेट होगा एंड इट विल कट, ये इसको, इस टोटल रेवेन्यू कर्व को ये कट करेगा। तो हमने जैसे बना दिया, ये है हमारा टोटल कॉस्ट कर्व। ये पॉइंट, ये जो फाइनल पॉइंट है जहां पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू कर्व मिल रहे हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं बायो इकोनॉमिक पॉइंट। इसको शेफर मॉडल में बोलते हैं बायो इकोनॉमिक पॉइंट, राइट। यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो फिशिंग एफर्ट है वो, और टोटल रेवेन्यू जो डिक्लाइन हो रहा है, वो दोनों मिलते हैं। हमें इस पॉइंट के काफ़ी पहले फिशिंग रोकनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली हम अपने सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर लेंगे और फिश की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, जो ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा और बायोलॉजी के हिसाब से भी फिश की ग्रोथ रुक जाएगी। तो मरीन लाइफ के लिए भी खतरा है। तो इसको सिस्टम में डालने के लिए और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमारे पास दो और पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट होता है जहां पे हम मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम रेंट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जो होता है वो पॉइंट जहां पे टोटल रेवेन्यू ज्यादा होता है टोटल कॉस्ट से। टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा अगर टोटल कॉस्ट से, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा, जिसको हम इकोनॉमिक रेंट भी बोल सकते हैं, राइट। अगर हम सिर्फ इस कर्व को देखें और इस डायगोनल को देखें बिना कोई इक्वेशन लगाए, अगर हम मोटा मोटा देखें तो लगभग यहां पे एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां पे टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है, राइट। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वो ऐसा पॉइंट है जो बता रहा है कि हम अपना रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस फिशिंग बिजनेस से, फिशिंग इंडस्ट्री में रेवेन्यू कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसका नाम होता है मैक्सिमम इकोनॉमिक पॉइंट या मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड। इकोनॉमिक यील्ड ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां अगर हम उस पॉइंट से ज्यादा प्रोडक्शन करने लग गए या उस पॉइंट से ज्यादा हम फिशरीज को एक्सप्लॉइट करने लग गए तो फिशरीज के लिए भी हानिकारक है और इकोनॉमिकली भी हमें काफी लॉस झेलना पड़ सकता है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। गॉर्डन शेफर ने ये बहुत ही जरूरी टर्म दिया था, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, और इस पूरे डायग्राम और पूरे रिसर्च में भी सिर्फ मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड ही ऐसा एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे बहुत फोकस किया गया है। वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से ज्यादा, उस पॉइंट से अगर थोड़ा भी ज्यादा प्रोडक्शन या फिशरीज का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो मरीन लाइफ को खतरा हो सकता है, और अगर थोड़ा भी कम उस पॉइंट से थोड़ा भी कम अगर हमने फिशरीज को एक्सप्लॉइट किया तो इकोनॉमिकली हमारा पोटेंशियल रिड्यूस हो सकता है। मतलब हमें जितना पोटेंशियल रेवेन्यू अर्न कर सकते थे उतना हम नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जिसके बारे में इन्होंने बताया है। क्यों जरूरी है इस पॉइंट पे प्रोडक्शन, या क्यों जरूरी है इस पॉइंट पे फिशरीज को एक्सप्लॉइट करना, ये भी हम जानते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को ऑलमोस्ट इक्वल कर देगा। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू थोड़ा कम लग रहा है, टोटल कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो हम थोड़ा और इससे पहले का पॉइंट ले लेते हैं, ओके। एंड इस पॉइंट को हम बोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे अगर आप कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल है। यहाँ इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको किसी स्केल या बहुत इक्वेशन की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम जिसको आप यू कैन जस्ट आई बॉल एक बार देख सकते हो आप कि कहाँ पे आपको लग रहा है, लगभग आइडिया लग रहा है कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल है या ज्यादा है या कम है। उसी तरीके से आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। लेबलिंग में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये
काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आने वाला क्वेश्चन होता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। तो अब ये जानते हैं जल्दी से कि ये मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड क्या होता है। मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड की जब हम बात करते हैं तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल है। मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। इमेजिन करिए कि एक पहाड़ है, ओके, और उस पहाड़ पे एक फाइनल पीक पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर जाकर बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है, ओके, बहुत ही अच्छा व्यू है। उस व्यू को एंजॉय करने के लिए आपको पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा और एग्जैक्टली उस पीक पॉइंट पे जाना पड़ेगा, राइट। तो ये पीक पॉइंट कहाँ पे है? ये पीक पॉइंट है इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट, एकदम पीक पे। अब आप चढ़ना शुरू करते हैं, राइट, आपने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पीक है ये बहुत ही शार्प पॉइंट है, ओके। एक ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको पूरा व्यू बहुत बढ़िया दिखेगा, लेकिन अगर बाय चांस आप व्यू देखने के चक्कर में थोड़ा और एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट से, तो आप सीधे खाई में गिरेंगे। इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेप आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप डर के चक्कर में एक स्टेप पीछे रह जाते हैं तो आप उतने बेहतरीन तरीके से वो व्यू नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, उसको आप मिस आउट नहीं कर सकते और वहां तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। इस ऐसे पॉइंट को जहां पे सस्टेनेबली हम यील्ड रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, जहां पे फिशरीज को नुकसान भी नहीं होगा, कोई हार्म भी नहीं होगा, उनकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी, उनकी पॉपुलेशन रिप्लेनिशमेंट भी होता रहेगा और साथ ही साथ फिशरी इंडस्ट्री का व्यापार भी अच्छा रहेगा। उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। इस पॉइंट से एक भी कदम आगे आप ये देखेंगे कि मरीन लाइफ डिटेरियोरेट हो जाएगी, एक भी कदम पीछे लेंगे तो आपको ये दिखेगा कि फिशिंग इंडस्ट्री अपने पोटेंशियल से कम परफॉर्म कर रही है। और इसी पॉइंट को गॉर्डन शेफर ने कहा है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। तो इसीलिए गॉर्डन शेफर का ये जो मॉडल है ये बहुत ज़रूरी मॉडल है, जिसको हम शेफर्स मॉडल कहते हैं। ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी रिसर्च किया हुआ है और इस कॉन्सेप्ट से लेकर काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ओपन एक्सेस रिसोर्स को समझने के लिए भी एक बहुत ही कायदे का मॉडल है। तो आई होप कि ये मॉडल और इसके कॉन्स्ट्रक्ट को, इसके इम्प्लीकेशन को और इसके टर्म्स को आपको समझने में आसानी हुई होगी। ये बहुत ही सिंपलिस्टिकली हमने यहाँ पे समझाया है। इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इकोहॉलिक्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे कई वीडियोस जो हम आने वाले समय में लेकर आएंगे उसको देखने के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स।